तो इस सीरीज में जैसा कि हम हर टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में हमारा जो आज का टॉपिक है वो होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आज हम इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे और देखेंगे कैसे इसके क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है, क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने से पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इनमें जो भी टर्म्स यूज हुई हैं उनका क्या एग्जैक्ट मीनिंग है। डिस्टेंस, डिस्टेंस बच्चे एक यूनिडायमेंशनल आपकी एंटिटी है जहां पर आप डिस्टेंस इज एग्जैक्टली अ लेंथ मेजर्ड बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स। अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं सो इट कैन बी लेंथ और ब्रेड्थ, और अगर आप किसी भी एक ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी के एक वर्टिकल डिस्टेंस को वर्टिकल को मेजर कर रहे हैं, वर्टिकल लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड अ हाइट. So it may be in meters or it may be in centimeters or it may be in kilometers. डिपेंड करेगा कि आप किस यूनिट में रखना चाहते हैं इन चीज़ों को. So distance is exactly the length between two different points which we are taking into consideration. For example, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो इन दोनों के बीच में जो भी इन दो पॉइंट्स की लेंथ होगी इसी चीज को बोला जाता है डिस्टेंस. ठीक है, या फिर नॉर्मली हम एग्जांपल के लिए किसी भी दो सिटीज की बात कर सकते हैं, सिटी ए और सिटी बी, इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो दूरी है, इसे क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस. देन नेक्स्ट इज टाइम. टाइम आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो उसको बोला जाता है टाइम टेकन. ठीक है, कितना समय आप ले रहे हैं, ये आप अगेन सेकंड्स में रख सकते हैं या फिर आवर्स में रख सकते हैं. ठीक है, नॉर्मली सेकंड या आवर्स में ही रखा जाता है एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट में. ठीक है, एंड देन आता है स्पीड. तो स्पीड वो एंटिटी है जो हमें ये बताती है कि आपने एक यूनिट डिस्टेंस कितने यूनिट एक यूनिट टाइम में कवर किया है, या फिर कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है. उस चीज को जो रिलेटिव, जो आपको ये रिलेटिव प्रपोर्शन बताता है, वो उस एंटिटी को बोलते हैं स्पीड. तो स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. अब कहाँ कहाँ यूज आता है स्पीड का. अब अगर आप देखना चाहते हैं कि जैसे कि अगर आप एक डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं, मान लीजिए आप ए सिटी से बी सिटी जाना चाहते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं कि 300 किलोमीटर का है. अब आपको पता है कि आप किसी इमरजेंसी में हैं, आपको 2 घंटे में पहुंचना है. ठीक है, या फिर 3 घंटे में पहुंचना है, या फिर 5 आवर्स में पहुंचना है. ठीक है, आप कम्यूट करते हैं डेली, या फिर आप किसी ट्रिप पे ले जा रहे हैं, तो क्या स्पीड होनी चाहिए आपकी ताकि आप 5 आवर्स में पहुंच जाएं. या फिर अगर आपको पता है कि आप सिटी ए से चल चुके हैं, आपको सिटी बी पहुंचना है, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप चल चुके हैं अपने शहर से अपनी कार में या फिर किसी भी व्हीकल में, आपको घर से फोन आता है कि आप कितनी देर में पहुंचोगे. देन अकॉर्डिंग टू योर स्पीड यू विल कैलकुलेट कि आपको कितना टाइम लगेगा. ठीक है, या फिर और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं या फिर घर से स्कूल जा रहे हैं, डेली जाते हैं. ठीक है, आपको पता है कि इतना डिस्टेंस है, मान लीजिए 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है या 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है. ठीक है, आपको कितने टाइम में पहुंचना है, या फिर कितना रश होता है, आपके रोड की कंडीशन या फिर जैसा भी वहां पर जितना रश होता है उस हिसाब से आपको पता है कि आपकी इतनी ही स्पीड रहती है. ठीक है, आपकी 10 से 20 किलोमीटर पर आवर रहती है, तो आपको कितना टाइम लगेगा. या फिर अगर आपको पता है कि आज आपको 9 बजे स्कूल पहुंचना है और आज आप लेट हो चुके हैं, आज नॉर्मली आपको 8 बजे निकलना होता था, आज आप 8:30 निकले हैं, तो आपके पास सिर्फ आधा घंटा है. तो व्हाट शुड बी योर स्पीड ताकि आप आधे घंटे में ही पहुंच जाएं. या नॉर्मल एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, आप ट्रेन से ट्रेवल करते होंगे, सिटी ए से सिटी बी जा रहे हैं. ठीक है, इस पूरे दो सिटीज के बीच में और भी कुछ स्टेशन पड़ते होंगे, मान लीजिए सी डी और ई 3 स्टेशन हैं. आप इस अगर ध्यान से गौर करते होंगे
तो हर स्टेशन के बीच में, दो स्टेशन के बीच में स्पीड वेरी करती है। जब एक स्टेशन से लेफ्ट करेगी ट्रेन और दूसरे स्टेशन पर जाएगी, मान लीजिए ए और सी के बीच में वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। सी और डी में वो स्टेशन में अगर लाइन क्लियर नहीं है तो मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। डी और ई के बीच में लाइन क्लियर थी तो वो 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर से वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो क्या एक बात बताएंगे आप कि अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, मान लीजिए 600 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, दो सिटीज के बीच में, तब तो इसको 12 घंटे में कवर कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर 30 किलोमीटर है, अब इसके हिसाब से देखेंगे या इसके हिसाब से देखेंगे या 60 के हिसाब से देखेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो जब एक जर्नी को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो उस पूरी टोटल जर्नी के लिए अगर आपको टोटल देखना है कि क्या है आपकी स्पीड, ऐसी में स्पीड की क्या एक वैल्यू निकालूं ताकि मुझे पता लग जाए कि टोटल डिस्टेंस में अगर इतने टाइम में कवर करूं, तो इस स्पीड से इतने टाइम में कवर करूं तो मेरा टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा। इस चीज को बोला जाता है बच्चे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपकी ये होती है कि आपकी जर्नी कई हिस्सों में बढ़ चुकी है, तो टोटल हिस्सों को मिलाकर टोटल आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है और टोटल कितना टाइम लिया है, अगर आप उसको डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस को टाइम से, तो आपको जो मिलेगा वो होगा एवरेज स्पीड, ठीक है। मान लेते हैं ए और सी सेक्शन के बीच में है, अगर ये 100 किलोमीटर है, ठीक है। सी और डी सेक्शन के बीच में 90 किलोमीटर है, ठीक है। और डी और ई सेक्शन 100 किलोमीटर का है, और ई और बी सेक्शन मान लेते हैं 120 किलोमीटर का है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आपका कवर कितना हो गया, 100, 30, 130 और 100, 230 और 120, 350 किलोमीटर हो गया। तो टोटल आपने 350 किलोमीटर कवर किया है। अब ए और सी सेक्शन के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है, तो जो टाइम लगेगा ए सी के बीच में वो कितना लगेगा, 100 किलोमीटर कवर किया है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 2 आवर्स लगेंगे। ऐसे ही टाइम अगर देखिए आप सी डी का, तो 90 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 आवर्स, ठीक है। ऐसे ही डी और ई के बीच में देखिए, तो टाइम कितना लगेगा आपका, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर कवर किया तो 1 आवर। ऐसे ही ई और बी के बीच में देखिए, तो 120 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम कितना लग जाएगा, 2 आवर्स। तो टोटल जो आपका टाइम लगा है वो कितना है, 2 1 3 3 6 और 2 8, 8 आवर्स, 350 किलोमीटर आपने कवर किया। तो 350/8, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा आपको, 8 चौक 32, 3 उतर गए, 3 24, 6 8 7 56 और 8 5 40, 43.75 किलोमीटर पर आवर। सो आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आई 43.75, मतलब टोटल जर्नी जो आपने 350 किलोमीटर की कवर की थी, अगर आप उसे एक कांस्टेंट स्पीड 43.75 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से चलते, तो आप 8 आवर्स में भी फिर से, तब भी आपको 8 आवर्स ही लगते। लेकिन अभी आप क्या है, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस कवर करने हैं, तब भी आपको 8 आवर्स लग रहे हैं। सो एक एवरेज स्पीड निकालने का ये मतलब हुआ कि आप एक कांस्टेंट स्पीड निकाल लीजिए, उस कांस्टेंट स्पीड से अगर ए और बी के बीच में चलते, तब भी आपको 8 आवर्स ही लगते। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और देखते हैं, अगर आप स्पीड को देखें तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर आप एक कॉमन डिस्टेंस के लिए अगर आप डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें, तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी कि जो स्पीड का रेशो होगा, वही रेशो, उसके जस्ट उल्टा रेशो किसका हो जाएगा, टाइम का। और इसी तरीके से अगर आप टाइम को कांस्टेंट कर देंगे, तो जो आपकी स्पीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगी। यानी कि जो आपका स्पीड का रेशो होगा, सेम रेशो किसका हो जाएगा, d2/d1 का। बच्चे, नॉर्मल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के केस में दो तरह के क्वेश्चन ज़्यादा प्रेवलेंट हैं।
एक है ट्रेन्स एंड प्लेटफॉर्म्स वाले और दूसरे हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स वाले। इन सब केसेस को एक एक करके देखते हैं। अगर बच्चे ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो उस केस में जो आपका डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस कवर्ड होता है, वो होता है ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर। ठीक है, टाइम टेकन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म वो आपको बताया जाएगा, या फिर अगर आपको निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन। और ऐसे ही अगर ट्रेन किसी मैन या पोल को क्रॉस कर रही है, ट्रेन क्रॉसेस अ पोल, तो उस केस में बच्चे जो डिस्टेंस होता है वो हो जाएगा आपके ट्रेन की लेंथ के बराबर, क्योंकि पोल की लेटर किसी प्लेटफॉर्म पर मान लीजिए एक पोल खड़ा हुआ है, एक पोल लगा हुआ है और ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई के मुकाबले ट्रेन की लंबाई कुछ इस हिसाब से नापी जाएगी। उसकी लंबाई के मुकाबले पोल की जो लेटरल लेंथ है वो काफी कम होती है, नेग्लिजिबल। इसीलिए जो डिस्टेंस होगा वो होगा ट्रेन की लेंथ के बराबर ही। और टाइम टेकन किसके बराबर आ जाएगा? अगेन डिस्टेंस ओवर स्पीड ऑफ द ट्रेन। थर्ड केस क्या होता है बच्चे? अगर ट्रेन किसी मैन को क्रॉस कर रही है, तब बच्चों अगर ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करेगी तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो अभी भी ट्रेन की लेंथ के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि जो अगर आप सिंपल अभी भी देखें कि जो प्लेटफॉर्म है उस पर अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसकी जो लेटरल लेंथ होगी वो ट्रेन की लंबाई के मुकाबले में बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। तो इसीलिए मैन की जो लेटरल लेंथ है उसको भी इग्नोर किया जाता है और डिस्टेंस होगा ट्रेन की लेंथ के बराबर। और टाइम टेकन से पहले हम बात करते हैं एक यहाँ पर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्यों आई है? देखो बच्चों, स्पीड हमेशा ही रिलेटिव होती है, स्पीड कभी भी एब्सोल्यूट नहीं आती है। स्पीड कैसे मेजर की जाती है? अगर आप स्पीड मेजर करने का एक यूनिवर्सल तरीका ये है कि आप ये देख लीजिए कोई एक फिक्स पॉइंट है, उसके मुकाबले में उसके अगर पैरेलल आप खड़े हैं मान लीजिए ए पॉइंट पर, और फिर उसके आप मान लीजिए 100 मीटर दूर चले गए बी पॉइंट पर, इस फिक्स पॉइंट से इस बी पॉइंट की दूरी 100 मीटर है, तो ये 100 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम आपने लगाया है, ठीक है, उसी को मेजर करके डिस्टेंस ओवर टाइम करके ही हम स्पीड निकालते हैं। लेकिन इस केस में आपने क्या किया था? एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लिया था, उसके रिलेटिव में देखा था। एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है 0, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। बट अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट भी मूव कर रहा है, देन क्योंकि आपने इस पॉइंट को ही अपना रेफरेंस मान रखा था, आपका पॉइंट भी लगातार मूव कर रहा है, तो इस केस में बच्चे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर। रिलेटिव स्पीड क्या होती है बच्चे? मान लीजिए ट्रेन की जो स्पीड है वो x है और मैन की स्पीड है y, तो रिलेटिव स्पीड होगी x प्लस माइनस वाई। प्लस कहाँ पर होगा? जहाँ पर दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, मतलब टूवर्ड्स ईच अदर है। जहाँ कहीं भी दोनों ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं, अगर उन दोनों के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जो दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो हमेशा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। और नेगेटिव कब आएगा? जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो टाइम टेकन आ जाएगा
वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस ओवर स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ऐसे ही नेक्स्ट केस, ट्रेन क्रॉसेस अ अनदर ट्रेन। अगर ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तब उस केस में बच्चे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई, ट्रेन लेंथ ऑफ फर्स्ट प्लस ट्रेन लेंथ ऑफ सेकंड। यहां पर भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आप फर्स्ट ट्रेन की स्पीड को s1 मान ले और दूसरी को s2, तो प्लस माइनस s2 प्लस वही जब दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन हो या फिर टुवर्ड्स ईच अदर हो, और माइनस कब आएगा, जब दोनों की सेम डायरेक्शन हो या फिर ऑपोजिट टू ईच सेम डायरेक्शन हो, यानी कि एक के पीछे एक मूव कर रहा है। और इसमें जो टाइम टेकन होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर रिलेटिव स्पीड। तो ये था बच्चे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बारे में। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में एक जनरली एक सेकंड टाइप का भी क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो अभी हम बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में भी पढ़ते हैं। बच्चे बोट्स एंड स्ट्रीम्स में क्या पढ़ना होता है, देखिए पहले नॉर्मल एक काम करते हैं, हम एक सिंपल सा पूल ले लेते हैं या फिर एक ऐसा फैसिलिटी ले लेते हैं जहाँ पर आपको पानी जो है वो स्टिल वाटर है। तो उसमें ये देखते हैं कि एक बोटर जो मोटर है, मोटराइज्ड बोटर है, जिस बोट में मोटर लगी हुई है या फिर उसे एक आदमी रो कर रहा है, आदमी उस नाव को चला रहा है। तो वो स्टिल वाटर में जहाँ पर पानी से ना तो हमें कोई मदद मिल रही है ना ही कोई अपोजिशन मिल रहा है, ठीक है। तो उस केस में वो कितनी तेजी से नाव को चला सकता है या वो मोटर कितनी तेजी से नाव को चला सकती है, उसको बोलते हैं x किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। उसको हम डिनोट करते हैं x से। लेकिन जब इसी नाव को आप लेकर जाते हो नदी में, यानी कि स्ट्रीम में, ठीक है, तब क्या होता है, अब बच्चे स्ट्रीम तो हमेशा बहती ही रहेगी, नदी का मतलब ही तो बहना है, बहाव तो होगा ही। अगर उस बहाव वाली नदी में आप बोट को लेके जा रहे हैं तो या तो बच्चे नदी आपका अपोज करेगी, या तो आप नदी के बहाव की दिशा में जाएंगे या फिर उल्टी दिशा में जाएंगे। तो बच्चे जब आप नदी के बहाव की दिशा में जाते हैं तो उसको बोला जाता है डाउनस्ट्रीम। तो मान लीजिए यहाँ पर नदी के बहाव की दिशा भी यही है और अब बोट भी आप इसी डायरेक्शन में है, तो इसको बोला जाएगा बच्चे डाउनस्ट्रीम, यानी कि नदी की धारा की दिशा में। और अगर आप नदी के बहाव के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको बोला जाएगा अपस्ट्रीम, यानी कि नदी अगर आप बोट आपकी इस डायरेक्शन में है तो जो नदी है वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो जब बच्चे आप डाउनस्ट्रीम की बात करते हो तो क्योंकि आप भी एक्स की स्पीड से चल रहे हो और नदी भी आपको मदद कर रही है, तो जो डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। और अपस्ट्रीम की स्पीड ऐसे ही, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, क्योंकि नदी आपको अपोज कर रही है तो वो माइनस में चला जाएगा, एक्स माइनस वाई। बच्चे अगर आप अपस्ट्रीम स्पीड, इसको हम एस यू से डिनोट करेंगे अपने लेक्चर्स में, और
डाउनस्ट्रीम को हम SD से डिनोट करेंगे। अगर आप अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का एवरेज निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। y और y कट जाएंगे बच्चे, तो क्या आ जाएगा 2x ओवर 2 यानी कि x। तो SU प्लस SD ओवर 2 किसके बराबर होता है बच्चे, x के। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अगर हम SU माइनस SD करें ओवर 2 करेंगे तो x माइनस वाई माइनस ऑफ x प्लस वाई ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे x का साइन तो ऑपोजिट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम इस काम करते हैं SD प्लस SD माइनस SU करते हैं। x और x तो बच्चे कट जाएंगे और y और माइनस वाई यानी कि y प्लस वाई ओवर 2 यानी कि आंसर आ जाएगा y। तो SD माइनस SU ओवर 2 का वैल्यू क्या होता है, y के बराबर। आई होप बच्चों आपको इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में जो भी हमारा बैचेस चलेंगे, हम नेक्स्ट बैचेस में कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर पे लगाएंगे और देखेंगे अपनी इन कॉन्सेप्ट्स का वहाँ पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको ये चीज़ें अगर समझ में आई हैं